और फिलहाल अगर आप पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कोई चाहते हैं हल, या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जो कि प्रॉपर्टी या लोन से संबंधित हो, तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। रुंगटा साहब, अभी हम सीधे बात करते हैं दावेरी से, जो हमें फोन कर रही हैं वाशी से। जी दावेरी जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। नमस्ते। हमको पूछना है, मेरे बेटा को लिए एक मेडिक्लेम किया था आईसीआईसीआई लंबर्ड जी, तो वो 2006 से 2007 एंड 2007 से 2008 तक 2 साल का एक साथ में हम लोग प्रीमियम भर दिया था जी। फिर 2008 से 2009 तक हमने 1 साल का ही प्रीमियम भरा था, हमने कुछ क्लेम नहीं किया था जी। तो फिलहाल अभी तो लगता है 16 तारीख को हमारा वो एक कंप्लीट हो गया, तो अभी हम लोग को सर किया नहीं, अभी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? आपका प्रीमियम मेरे ख्याल से आपकी पॉलिसी 16 तारीख को एक्सपायर हो गई, आप कह रही हैं 16 अप्रैल या 16 मार्च? 16 मार्च जी। 1 महीना ऑलमोस्ट होने को आया। हाँ। दावेरी जी, जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, हाँ, उसमें कंटिन्यूटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब ये आपकी मिस हो चुकी है कंटिन्यूटी, बिकॉज अब तो 16 तारीख को तो बीते कम से कम 24 दिन 25 दिन हो गए। तो कोई बात नहीं, अब आप नई पॉलिसी लीजिए, लेकिन जो बेनिफिट आपको मिलता कि आपका 3 साल हो गया था, वो अब आपका जो काउंटिंग है अब 0 से शुरू होगा फिर से। लेकिन अभी भी आप पॉलिसी प्लीज़ लीजिए, और क्योंकि अगर जितने दिन तक आप पॉलिसी रखते हैं उतना आपको बेनिफिट होता है। 3, 4 या 5 साल के बाद जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं आपकी, वो भी कवर हो जाती है। उनके लिए अगर कोई हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होता है वो भी आपको मिलता है, और भी कई फायदे हैं कंटिन्यूटी के। तो जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, अब कोई तरीका नहीं है उसको बदलने का। लेकिन अब आप नई पॉलिसी लीजिए, अब नई ले रहे हैं तो आप रिसर्च करके लीजिए, और फिर उस पॉलिसी को प्लीज़ आप कंटिन्यूअस रखिए, कंटिन्यूअसली रिन्यू कीजिए। इनफैक्ट अगर हम IRDA का नया सर्कुलर देखें, अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है इंश्योरेंस कंपनीज को कि अगर 15 दिन तक की डिले हो तो उसको कंटिन्यूअस माना जाएगा। ये करना कंपलसरी कर दिया है, लेकिन आपका तो 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, तो कंटिन्यूअस तो अब नहीं माना जाएगा। लेकिन आप पॉलिसी प्लीज़, मेडिक्लेम पॉलिसी आप ज़रूर से लीजिएगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लीजिए। बहुत ही ज़रूरी पॉलिसी है ये, और आपके सारे परिवार के लिए ये पॉलिसी होनी चाहिए। जी, चलिए आगे बात करते हैं लियाकत अली खान साहब से, जो हमें फ़ोन कर रहे हैं कोपर खैराने से। जी सर, बोलिए अपना सवाल। मेरी प्रॉब्लम ऐसी है साहब, मैंने ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था जी, जिसमें कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस 91,000 था जी। बाद में उन्होंने हमको अप्रोच किया तो हमने उसको 23,000 में अकाउंट सेटल किया जी। और उनकी जो स्पेसिफिक डेट थी कि इसके अंदर हमारा पैसा आ जाना चाहिए, उन्होंने लेटर हमको इस तरह से दिया था, सेटलमेंट लेटर, कि इस पर्टिकुलर डेट के अंदर अगर हमारा पैसा आ जाता है तो ये लेटर लीगल माना जाएगा, और अगर इस डेट के अंदर पैसा नहीं आता है तो आपको इंटायर अमाउंट टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने उनकी दी हुई डेट के अंदर पेमेंट कर दिया, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, सब कुछ हो गया। 23,000 में हमने उसको सेटल किया। वो सेटलमेंट अमाउंट मिलने के बाद भी उनका कभी कभी हमारे पास फोन आता है कि आपका समथिंग 60 प्लस कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आप उसको भरिए। तो मैं जब उनको अपने लेटर का रेफरेंस देता हूँ तब वो लोग खामोश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि आप ऑफिसेज में जाइए, उनको कांटेक्ट करिए बैलेंस जीरो करने के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कोई अप्रोच करेगा तो मैं उसको लेटर बता दूंगा, और आपकी ड्यूटी ये है कि आप अपने अकाउंट में उसको हम सेटल करिए, जीरो बैलेंस का स्टेटमेंट हमारे पास भेजिए। ये आपका काम है या मेरा काम है कि मैं दौड़ूं आपके पास कि आप क्यों नहीं जीरो बैलेंस कर रहे हैं? ये आपके ऑफिस का काम है, मेरा काम नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जी, विकल्प क्या है आपके पास? हाँ, तो खान साहब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाइए, ICICI बैंक की वेबसाइट शायद www.icicibank.com है, वहाँ पे एक सेक्शन है ग्रीवियंस सेक्शन। उस ग्रीवियंस सेक्शन पे ये जो आपने अभी बताया, अभी जो बयां किया आपने, इसको पूरी तरीके से उसको लिखिए और उसको पोस्ट कर दीजिए, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अब अगर 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, 15 से 20 दिन जाने दीजिए, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है
तो आपको बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन को अप्रोच करना चाहिए। बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन के डिटेल्स जो हैं आपको आरबीआई की साइट से मिलेंगे, www.rbi.org.in। वहाँ पर आपको बम्बई क्षेत्र का जो ओम्बर्ड्समैन है उसका एड्रेस और ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हैं, लिखित में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप ग्रीवियंस सेक्शन पर जाकर इसको लिखेंगे और सारी डिटेल्स देंगे तो शायद आपको बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर सॉल्व नहीं हो तो जब बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन में जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ खान साहब शायद आपको नहीं पता, चूंकि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया और सेटलमेंट किया है उनके ही बताए हुए अमाउंट पर, आपका अकाउंट जो है वो एज ए डिफ़ॉल्टर हिस्ट्री होगा, जो क्रेडिट ब्यूरो में एज ए डिफ़ॉल्टर दिखाया जाएगा। जब फ्यूचर में आप कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको जल्दी से लोन या क्रेडिट कार्ड फ्यूचर में मिलना काफ़ी आपको दिक्कत आएगी उसमें। ये कई लोगों को नहीं पता है कि जब वो पूरी अमाउंट के बजाय पार्ट अमाउंट में सेटल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमारी सलाह रहती है अपना पैसा में कि अगर डिस्प्यूट की वजह से आप सेटल कर रहे हैं तो सेटलमेंट लेटर में ये क्लियरली लिखवा लें कि क्रेडिट ब्यूरो में इसकी रिपोर्ट आप नेगेटिवली नहीं देंगे। ये लिखवाना सेटलमेंट लेटर में बहुत ज़रूरी है, वरना फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना आपको बहुत दिक्कत आएगी। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी अहम बात कही है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जानते नहीं हैं कि जब आप सेटलमेंट करवाते हैं और अगर आपके लेटर में ऐसा नहीं लिखा हो कि आपकी जो रिपोर्ट है वो क्रेडिट ब्यूरो में नहीं जाएगी तो आपको भविष्य में काफ़ी तकलीफें हो सकती हैं। रिपोर्ट तो जाएगी शशांक, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए। जी, तो आपका मतलब आगे से अगर आपने ऐसा लिखवा दिया तो आगे से आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी।